हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और इस वीडियो में हम आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। और टॉपिक रहेगा हमारा स्प्रिंग्स। 302 से लेके 327 तक स्प्रिंग्स के क्वेश्चन है इस बुक में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल पे हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपके कोई सजेशंस हो, क्वेश्चन पेपर हो आप शेयर करना चाहें। स्टडी फॉर नौकरी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रोज डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के जो स्क्रीनशॉट वगैरह जो हैं, जो भी मुझे मिलते हैं, मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपके डेली बेसिस पे आरसीएफएल जैसे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर भी तैयार होता जाए। तो वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। कुछ एक क्वेश्चंस मुझे दिखते हैं जो मे बी वीडियो में अपलोड कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जैसे जीके के क्वेश्चन है, जीके की अभी सीरीज जो चल रही है वो रोशन सर तो चला ही रहा है, पर मुझे कोई टॉपिक दिख जाते हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो इसको भी फॉलो कीजिए। डेली बेसिस पे आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम कवर कर चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हम कवर कर रहे हैं, और बहुत ही तेजी में स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल भी हम कवर कर जाएंगे। और फिर हमें बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है पूरी बुक का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों में से बोला कि सर थोड़ी थ्योरी पहले जो बुक के अंदर है वह बता दीजिए, कि क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, अब से हम वो भी कर लेंगे। जैसा आप बोले, अ स्प्रिंग इज अ डिवाइस whose function is to distort when loaded। तो स्प्रिंग एक डिवाइस है जो डिस्टॉर्ट हो जाती है जब उसे लोड करते हैं, फिर रिकवर करती है अपने ओरिजिनल शेप में जब लोड को रिमूव कर देते हैं। इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखिए तो क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, एब्जॉर्बर, कंट्रोल, एनर्जी। तो शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कार्स वगैरह की स्प्रिंग में लगाए जाते हैं। रेलवे में आपने देखा होगा जो व्हील रहता है उसके नीचे बहुत बड़ी सी स्प्रिंग लगी रहती है, काफी मोटी रहती है। तो शॉक एब्जॉर्बर, वाइब्रेशन डैम्पर में हम इसको यूज करते हैं। ब्रेक्स में फोर्स लगाने के लिए हम यूज करते हैं। क्लचेस में क्या होता है, क्लचेस के पीछे, क्लच की जो डिस्क रहती है उसके पीछे एक डायफ्रैगम स्प्रिंग रहती है। तो जब आप क्लच दबाते हो ना, तो ये स्प्रिंग जो है ये सिकुड़ जाती है। शायद इस टाइप की कुछ स्प्रिंग आपको देखने को मिलेगी, अगर मैं सही से ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो। जब आप दबाओगे ना तो ये स्प्रिंग ना ऐसी हो जाएगी। तो जब आप दबाते हो, यहाँ से पीछे से फोर्स लगाते हो, दबाते हो, तो ये ऐसी हो जाती है। फिर जैसे ही छोड़ते हो तो ये स्प्रिंग आगे की तरफ जाएगी, और जो क्लच है और गियर की जो हमारी जो यहाँ पे शाफ्ट रहेगी, कपलिंग जो हो जाएगी, कपल हो जाएगी दोनों। तो गियर वाली शाफ्ट और इंजन से जो शाफ्ट आ रही है वो दोनों कपल हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से ब्रेक्स भी लगते हैं हमारे, क्लचेस लगते हैं। स्प्रिंग लोडेड वॉल्व जो होते हैं, जो आपको बॉयलर वगैरह के ऊपर देखने को मिलेंगे, सेफ्टी वॉल्व वगैरह, वो सारे आपके स्प्रिंग से काम करते हैं। मोशन कंट्रोल करने की काम में आती है मेंटेनिंग कांटेक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोवर। तो अगर मैं ऐसा कैम बनाऊं, यहाँ पे एक फॉलोवर है, इधर नहीं बनाते, इधर बनाते हैं, अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे एक फॉलोवर है, ये कैम है, इसके ऊपर ये फॉलोवर है। अब जब ये आप खुद ही सोचो, ये फॉलोवर इस टाइप से है ना, एफ एच बना दिया फिलहाल तो मैंने। जब ये फॉल कैम बहुत ही तेजी से रोटेट करेगा, और बहुत तेज से रोटेट कर रहा है ना, तो आपको नहीं लगता कि ये जो फॉलोवर है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पे कुछ वेट नहीं लगा हुआ है तो ये बम्प कर जाएगा, उचक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा। मतलब कंटिन्यूस कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कंटिन्यूस कांटेक्ट बनाने के लिए ऊपर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। फोर्स, स्प्रिंग बैलेंस वगैरह जो होते हैं, इंजन के इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें स्प्रिंग बैलेंस लगाते हैं जिससे हम फोर्स मेजर कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर कर लेते हैं वॉचेस में, टॉयज में। तो बचपन में आपने देखा होगा वो एक खिलौना आता था जिसमें चाबी भरनी पड़ती थी। तो चाबी भरते थे तो पीछे एक आपकी स्प्रिंग रहती थी। तो स्प्रिंग जो थी वो कॉइल हो जाती थी, और उसके बाद जब आप उसे छोड़ते थे तो फिर वो वापस से अपने ओरिजिनल उसमें आती थी, स्टेट में आती थी। कुछ इस तरीके से आपको कॉइल वाली स्प्रिंग देखने को मिलेगी, इस तरीके से स्प्रिंग देखने को मिलेगी। जब आप इसको चाबी भरते थे ना तो ये ऐसी हो जाती थी एकदम, और जब छोड़ते थे तो फिर ये ऐसे होती थी, अनराउंड करती थी अपने आप को, और जो टॉय था वो आगे जाता था। वॉचेस में भी ऐसा होता है। कुछ वॉचेस आती है जिसमें आपको घड़ी भरनी पड़ती है, तो उस वॉचेस में भी ऐसा होता है। अब स्टिफनेस क्या होती है? स्टिफनेस कुछ एक स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उस पर आपने कुछ फोर्स लगाया और स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। तो 1 मीटर कंप्रेस करने के लिए जो फोर्स लगेगा वो उसे कहेंगे हम स्प्रिंग का स्टिफनेस। तो जो प्रोड्यूस कर एक यूनिट डिफ्लेक्शन
यूनिट डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो लोड लगता है उसको कहते हैं हम स्टिफनेस। तो लीफ स्प्रिंग हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? जो ट्रक्स होते हैं ना, जो बड़े ट्रक्स होते हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे, पुराने जो ट्रक्स आते थे उसमें आपको आराम से पीछे से दिख जाती थी, एक्सल के ऊपर रहती थी। तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, लोडिंग ऑटो वगैरह जो आते थे वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है दो फॉर्मूले। तो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी लीफ स्प्रिंग में, उसका फॉर्मूला है 3/2 WL/NBT²। और जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा वो जाएगा 3/8 WL³ नीचे आ जाएगा NBT³। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पर क्वेश्चंस इस पे आगे आएंगे तो याद रख लीजिए, तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। W क्या है? जो लोड इस पे अप्लाई हो रहा है। L जो है लेंथ है स्प्रिंग की, जो इस टाइप से आपको लीफ स्प्रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे दो हुक रहते हैं, यहाँ पे लोडिंग होती है। तो वो हो गई विड्थ, हो गई विड्थ ऑफ द प्लेट। N है नंबर ऑफ प्लेट, तो ऐसी आपको N नंबर ऑफ प्लेट्स देखने को मिलेंगी। E यंग्स मॉड्यूलस है मटेरियल का, तो ये आपको फॉर्मूला है। फिर जो आपकी हेलिकल स्प्रिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हेलिकल स्प्रिंग होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको गेट वगैरह में भी टॉपिक में है, तो इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से ज्यादा है। तो जो जब आप इसको लोड करेंगे ना तो उसमें टॉर्जन डेवलप होता है, जो इसकी जो कॉइल्स है उसमें टॉर्जन डेवलप होता है। उस टॉर्जन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, π/16 τ d³ होता है। और यहाँ पे W लोड है और d/2 उसका कॉइल का डायमीटर है। तो ये जो है ये D है, उस कैपिटल D, और उसका डायमीटर। जो वायर है उसका डायमीटर छोटा वाला D है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये है 8W∗D³ N/C D⁴। और स्टोर्ड जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी W × डेल्टा ½ KX। तो वो हो जाएगी आपकी, ठीक है, ½ KX² जो बोलते थे वहां पे। KX क्या हो जाता था हमारा? ये लोड, ये हो जाएगा लोड जो आया, और X दूसरा X डिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। स्टिफनेस जो हो जाएगी उसका भी फॉर्मूला याद रखिए, CD⁴ डिवाइडेड बाय 8 छोटे वाले D की, बड़े वाले D का क्यूब, और N, ठीक है। तो बड़ा वाला D क्या था? इस कॉइल का डायमीटर, और वायर का डायमीटर छोटा वाला D। N हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, और C जो है यहाँ पे अपना हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। टाउ जो हो जाएगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ठीक है। अब अगर स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ऐसी लगी है, दूसरी स्प्रिंग ऐसी लगी है, तो इसको बोलेंगे हम पैरेलल में। और इसका अगर K1 है, इसकी स्टिफनेस K2 है, तो उस केस में हो जाएगी K1 + K2। दूसरे केस में अगर स्ट्रिप स्प्रिंग इस तरीके से लगी है, एक स्प्रिंग इस तरीके से, ये K1, दूसरी स्प्रिंग इस तरीके से, उसके आगे K2, तो इस केस में हो जाता है K1 × K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा K1 × K2/K1 + K2। ये हो जाएगा आपका सीरीज के केस में, पैरेलल के केस में ये हो जाएगा। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग काय के लिए यूज होती है? तो वो होती है मेजर करने के लिए फोर्सेस को। तो फोर्सेस को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं, लैब वगैरह में आपने हो सकता है यूज भी किया हो। फिर होते हैं वॉचेस में स्प्रिंग होती है शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं, एनर्जी स्टोर करने के लिए, ताकि उस एनर्जी से फिर हम उसको चला लें। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, नो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग इन कार यूज टू स्ट्रेन एनर्जी। तो स्टोर एनर्जी हम वॉचेस और टॉयज में करते हैं। कार्स के अंदर हमारा मतलब होता है कि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि जो बंदा बैठा है वो आराम से बैठा रहे राजा की तरह। चल बी ऑप्शन हो जाएगा। स्प्रिंग इन ब्रेक्स और क्लचेस यूज टू, तो फोर्स अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं, तो 305 का ए हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन, स्प्रिंग व्हेन लोडेड इज परमानेंटली डिस्टॉर्टेड। वैसे परमानेंटली वर्ड गलत होगा यहाँ पे, पर फिर भी जब तक फोर्स लगा है तब तक परमानेंट डिस्टॉर्शन ही होगा, इस तरीके से कह रहे हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद रिकवर करेगी इट्स ओरिजिनल शेप। तो जब लोड रिमूव कर जाएगा तो ठीक है, इसको करेक्ट मार सकते हैं। बस ये परमानेंट डिस्फॉर्मेशन नहीं होता, टेम्परेरी होता है। तभी जब उसको लोड को रिमूव करते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। In watches, spring is used to store energy and this energy is released। तो ये जो एनर्जी है ये रिलीज करेंगे, तो जो हमारी क्लॉक है, जो वॉच है, वो रन करेगी। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर स्प्रिंग यूज टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन इस, तो लीफ स्प्रिंग जो होती है, मैंने बताया आपको ट्रक बस वगैरह में यूज होती है जो लीफ स्प्रिंग, वो हम यूज करते हैं शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए मेनली, ठीक है।
फिर है लोड और डायफ्रैगम वाली एक और चीज याद रखिए, जो डायफ्रैगम वाली होती है ना, डायाफ्रैगम, स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, ध्यान देना। तो वो होती है हमारी ब्रेक और क्लच को लगाने के लिए, तो आप ये भी याद कर लो, हो सकता है आ जाए। फिर लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, क्या कहते हैं उसको, स्प्रिंग की स्टिफनेस, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 309 का। फिर लीफ स्प्रिंग के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिखाया, तो वो उसमें कितना 3/2 आ रहा था, कहाँ है 3/2, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। और लीफ स्प्रिंग लेंथ ऑफ ऑल स्प्रिंग बराबर होती है क्या, मैंने डायग्राम यू बना के दिया था, इसमें स्प्रिंग की ये जो लेंथ है वो बराबर नहीं है, बी ऑप्शन होगा। लीफ स्प्रिंग इज सपोर्टेड एट, तो लीफ स्प्रिंग जो है उसको सेंटर पे सपोर्ट करते हैं और उसके एंड्स पे लोड करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन होगा, इसको याद रखिएगा। फिर डिफ्लेक्शन के लिए मैंने 3/8 याद करवाया था, तो आपका 3C ऑप्शन हो जाएगा, फॉर्मूला हम देख चुके हैं। When the closely coiled helical spring is subjected to axial load, तो मैंने बताया था उसके अंदर होगा टॉर्जन, तो आपका सी ऑप्शन देखने को मिलेगा, 314 का सी। फिर क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, तो ये हेलिकल स्प्रिंग जो है ये वो क्वेश्चन हमारे काम के हैं। और फिर इसमें पूछ रहा है डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, डिफ्लेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 8 WD³ n डिवाइडेड बाय सी, छोटे डी की पावर 4, तो 315 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और स्टिफनेस कितनी देखने को मिलेगी, देखिए जो लोड है, अब देखिए कहाँ गया, ये आपका क्या था, डिफ्लेक्शन था। हमने स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा, स्टिफनेस होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की हमको ये दिया हुआ है, तो इसको डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड कर दूंगा, यानी कि W/डेल्टा लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, C/D⁴ डिवाइडेड बाय 8D³ n, तो ये क्या हो गई, हमारी स्टिफनेस हो गई, और वो यहीं पे लिखी हुई है, तो कोई एक याद कर लो, बाकी तो दूसरा आप थोड़ी सी चेंज करके इक्वेशन इधर उधर करके बना ही लोगे। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले अगर याद है तो आगे के क्वेश्चन झमाझम बनेंगे, ये दो फॉर्मूले आपको याद करके रखने। अब क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स है ए और बी, सब मटेरियल उनका सेम है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, मेड ऑफ अ सेम वायर एंड सब्जेक्टेड टू एक्चुअल लोड W, दोनों का लोड भी सेम है। मीन डायमीटर जो ए का है वो डबल है, तो अपने को बताना है डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, कहेंगे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला वो होता है 8W⁻D³ n बाय G⁻D⁴, ये होता है हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। अब देखो जो मीन डायमीटर है, मीन डायमीटर को हम क्या कहते हैं, कैपिटल डी, कैपिटल डी के ये प्रोपोर्शनल है क्यूब से, तो क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो हमारा 1/8 हो जाएगा। फिर इन द अबव क्वेश्चन स्टिफनेस, तो स्टिफनेस जो डेल्टा होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, डेल्टा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन, हाँ ठीक। स्टिफनेस, स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल टू 8 सॉरी G या C/D⁴ डिवाइडेड बाय 8D³ n। अब इसमें स्टिफनेस का रेशियो कितना होगा, स्टिफनेस का रेशियो भी यहाँ पे D³ से प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो B/A पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, यानी कि कैपिटल डी के क्यूब से प्रोपोर्शनल है, इतना याद हो गया इन दो क्वेश्चन को लगा के। फिर स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, तो स्प्रिंग इंडेक्स होता है कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का रेशियो, तो इसको कहते हैं स्प्रिंग इंडेक्स, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको ऐसा याद ही करना है, ये मटेरियल ये ऐसा डिफाइंड ही किया गया है, ठीक है। टू क्लोजली कॉइल्ड स्प्रिंग है ए और बी और इक्वल है इन ऑल रेस्पेक्ट, बट द नंबर ऑफ टर्न्स इन स्प्रिंग ए इज हाफ द स्प्रिंग बी, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कितना होता है, 8 डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 8W⁻D⁴ मतलब क्यूब बाय C/D⁴, सी की जगह जी भी यूज करते हैं, तो n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर n हाफ कर दोगे तो डिफ्लेक्शन भी हाफ हो जाएगा, तो C हो जाएगा 20 का C। नेक्स्ट देखते हैं स्टिफनेस ऑफ क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, तो टर्न्स के, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू C/D⁴ डिवाइडेड बाय 8D³ n, तो यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 21 का B हो जाएगा। टू क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ए एंड बी आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, बस जो उसका छोटा वाला डायमीटर है, स्प्रिंग का जो वायर का डायमीटर है वो डबल है, तो स्प्रिंग के वायर से D⁴ से प्रोपोर्शनल होता है,
और B/A पूछ रहा है तो हो जाएगा 1:16, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो इस तरीके से आप विद इन द सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपको ये फॉर्मूले याद है। इसलिए पहले फॉर्मूले दिखाए मैंने, फॉर्मूले चार्ट लो। क्वेश्चन ये वही वाले क्वेश्चन है, मैंने आपको वो जो वीडियो बनाया ना RCFL की कैसे तैयारी करें, उसमें मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, तो वो तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 23 की बात करें, टू क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ए एंड बी आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट बट द नंबर ऑफ टर्न्स इन स्प्रिंग ए इज डबल। तो नंबर ऑफ टर्न से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, और यहाँ पे क्या है बी का डबल है, तो A/B पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा 1/2, तो D हो जाएगा। क्या देखिए स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है G/D⁴ डिवाइडेड बाय 8D³ N। जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले याद नहीं है तो एक जगह लिख के रख लो, ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो, ताकि फॉर्मूला देख के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, फॉर्मूले अपने याद आ जाएंगे। फिर बोल रहा है कि बी का डबल है तो स्टिफनेस A/B का रेशियो कितना होगा, N से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हो जाएगा हाफ। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग को 2 हाफ में काट दिया। अब मान लीजिए एक बड़ी सी स्प्रिंग थी, उसको 2 हाफ में काट दिया, तो अब देखो क्या होता है। स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है G/D⁴ डिवाइडेड बाय 8D³ N। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्न थे, पर तुमने काट दिया, तो काट दिया तो ये हाफ हो गया ना। जब ये हाफ हो गया तो ये ऊपर जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो जो स्टिफनेस है वो डबल हो जाएगी। इस तरीके से इसका कंसेप्ट आता है। लोग रटते हैं कि अगर 2 पार्ट में काट देंगे तो डबल हो जाएगा, ये काट देंगे, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, पर कंसेप्ट ये है। कंसेप्ट से अगर समझोगे तो बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपोजिट शाफ्ट है, 2 स्टेप पोर्शन है उसके K1 एंड K2 एंड हेल्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट। मतलब एक शाफ्ट है, 2 उसके स्टेप पोर्शन है, इस तरीके से स्टेप्ड पोर्शन है, और इनको दोनों एंड जो है वो फिक्स कर दिया। तो ये जो एंड सपोर्ट है इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके का नहीं हो गया, तो ये जब इस तरीके से हो गया तो ये जो है वो आपका इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये आपका अरेंजमेंट देगा पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल अरेंजमेंट में जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस हो जाएगी वो हो जाएगी K1 + K2। तो ध्यान रखिए ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, लोगों को यहां से यहां जाते नहीं बनता, तो ध्यान से समझ लीजिए। अगर दोनों एंड से फिक्स्ड है और एक स्प्रिंग यहां लगी हुई है, दूसरी स्प्रिंग यहां लगी हुई है, तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट बन जाएगा और इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होगा। ये टोम में भी यूज होगा। टोम में कहाँ यूज होता है, जब हम स्टिफ जो हम निकालते हैं ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालते हैं किसी भी एक डैम्पिंग या फिर जो नेचुरल जो उसमें वाइब्रेशन होता है उसके लिए हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको दे देगा कि इस मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम। ये आपको स्टिफनेस है K1, ये स्टिफनेस है K2, ये है मास M, ओमेगा निकालो। तो ओमेगा जो होता है वो होता है S/M, S या K/M। K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा K1 + K2/M। कई सारे एग्जाम्स में यही फॉर्मूला आ गया है और लोग रटते हैं कि ऐसा होगा तो इस तरीके से करेंगे। आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है, तो इस तरीके से याद रखना। जो इक्विवेलेंट होगा वो K1 + K2 हो जाएगा, 25 का D हो जाएगा। फिर इस शाफ्ट में कैसा है, देखिए इस शाफ्ट में ऐसा है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, मान लो बीच में अपन ने मास लगा दिया और ये एक दूसरी स्प्रिंग है। अब यहाँ से बाकी इसमें टॉर्जन वगैरह लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो अरेंजमेंट होगा ये आपको इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये इस तरीके का एक स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग। ये जो केस होता है ये कौन सा केस होता है, सीरीज का केस होता है। तो सीरीज के केस में जो हमारी इक्विवेलेंट स्टिफनेस आ जाएगी वो जाएगी K1 K2 इंटू डिवाइडेड बाय K1 + K2। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसको मैं दिखाऊं किस तरीके से टोम में क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टोम जब होगा तब तो हम उसको देखेंगे। एक मास की स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग यूं लगा हुआ है और यहाँ पे मास लटका हुआ है। इसका K1 है, K2 है, बोलेगा ओमेगा बताओ, ओमेगा फाइंड करना है। तो ओमेगा जो होता है वो होता है K इक्विवेलेंट बाय M, और K जो हो जाएगा वो इस केस में हो जाएगा K1 × K2
डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 1/m हो जाएगा, जो हमारे फॉर्मूले में अंडर रूट रखोगे, ओमेगा की वैल्यू निकालोगे, खुश होके एग्जाम पास करके घर जाओगे। ठीक है। और ये वही क्वेश्चन हो गया कि उसको अगर n इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो ईच स्टेपनेस कितनी हो जाएगी n के। अभी हमने देखा था 2 इक्वल पार्ट में कर रहे थे तो 2 टाइम्स हो गई थी, डबल हो गई थी। तो n टाइम्स करोगे तो n टाइम्स हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस हमने स्प्रिंग में देख लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के देगा, और कहीं से ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, फॉर्मूले भी बता दिए। इसके अलावा हमारी जो अलग से सीरीज चल रही है उसमें मुझे कोई अच्छा क्वेश्चन दिख जाएगा तो मैं वहां पे भी कवर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर करते हैं करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एज ऑलवेज